हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर साथियों। तो मैंने इसके ठीक पिछले वाला वीडियो में ना समझाया था आपको, कुछ परसेंटेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। उसमें मैंने बताया था कि दाम अगर बढ़ जाएगा घट जाएगा उसके इसमें वृद्धि करनी कमी करनी होगी, क्या किस प्रकार से काम करते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं पिछले वाले वीडियो में आपको यह चीज़ समझाया था। बढ़ गया उसके इसमें खपत में कमी करनी पड़ेगी, सारे कुछ मैं आपको समझाया था। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन स्किप किया था। स्किप करने मतलब क्या कि वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैंने आपको छोड़ा था, और जहाँ से मैंने छोड़ा था उसी से मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए हुए। तो समझिएगा, यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। ड्यू टू विच दिस फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर रुपीज़ 300। मतलब 300 रुपया में कोई व्यक्ति जो है, अब ऑब्वियसली आपको पता होगा, ध्यान से समझिएगा कि चावल के मूल्य में या चीनी के मूल्य में अगर दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी। और अगर दाम घटेगा तो खपत में क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको समझाता हूँ, जैसे 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अगर मैं 10 किलोग्राम चीनी लेता हूँ तो पैसा कितना आ जाएगा, 200 रुपया। 20 रुपया प्रति, यहाँ पर रेट मेरे लिया हूँ, रेट, और ये आपका वेट है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो अगर 20 रुपया की दर से अगर मैं 10 किलोग्राम चीनी लूँ तो चीनी की दाम 200 रुपये में आएगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ उतना ही रुपया खर्च करूँ, जितना पहले खर्च करूँ उतना ही रुपया मैं खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन अब चीनी के दाम में वृद्धि हो चुकी है। सपोज कितना वृद्धि हो चुकी है दोस्तों, 25 रुपया चीनी के दाम हो गया है। तो क्या जहाँ पहले 10 किलोग्राम मैं चीनी लेके जाता था, अब क्या मैं 10 किलोग्राम चीनी लेके जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। मैं सिर्फ 8 किलोग्राम चीनी लेके जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम उतना ही रुपया खर्च करना चाहते हैं जितना हम शुरुआत में किया करते थे। तो आप बताओ कि जो पहले रेट थी 20 रुपये की दर से, तो 10 केजी में चीनी खरीदता था तो कॉस्ट आता था 200 रुपया। लेकिन अब उसी चीनी का जो कॉस्ट है वह कितना हो गया, 25 रुपया। तो पैसा मेरे घर वाला 200 रुपये दिया है, तो क्या मैं 10 ग्राम चीनी खरीद सकता हूँ? नहीं, मैं खरीद सकता हूँ कितना, सिर्फ 8 किलोग्राम खरीद सकता हूँ। कोई और किसी बच्चा को सिर्फ 8 किलोग्राम ही मैं चीनी यहाँ पर परचेज कर सकता हूँ। तो आप एक बात बताओ कि चीनी के दाम में वृद्धि कितना हुआ है, 5 रुपया का, कितना से, 20 से। चीनी के दाम में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वृद्धि कितनी हुई है हमारी, तो 5 रुपया की वृद्धि हुई है। 5 रुपया कितना से, 20 से। तो 100 से कितना, तो 20 पचे 100 यानी 5 पचे 25, ये 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। तो उसकी वजह से मैंने खपत में कितना कमी कर दिया दोस्तों, तो देखो यहाँ पर जहाँ पर पहले 10 किलोग्राम खाते थे वहाँ पर अब 2 किलोग्राम चीनी क्या कर दिए, कम कर दिए, लेस कर दिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से, देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 200 रुपया खर्च करने के बाद या 200 रुपया खर्च करने के अपेक्षाकृत वह 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात करें। चीनी का नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात करें, या पुराना खपत ज्ञात करें और नया खपत ज्ञात करें। 4 चीज पूछेगा, मैं चारों के चारों यहां पर लिखा हूं दोस्तों। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करता हूं, आपके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आप समझना ध्यान से। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट है, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया कि आप यहां पर समझेंगे एटलीस्ट। अगर आप समझ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बड़ी आसान हो सकता है। समझिए यहां पर दोस्तों, यह कह रहा है कि 200 रुपया दोनों जगह मैं 200 रुपया खर्च कर रहा हूं, लेकिन 200 रुपया खर्च करने की अपेक्षाकृत मैं 2 किलोग्राम चीनी कम लेके जा रहा हूं। क्यों लेके जा रहा हूं 2 किलोग्राम चीनी? क्योंकि दाम बढ़ा हुआ है। दाम बढ़ा हुआ, कितना दाम बढ़ा हुआ दोस्तों, तो 20 से हो गया कितना, 25, मतलब 5 रुपया दाम बढ़ गया। बोलिए हाँ है ना, दाम कितना बढ़ गया आपका, 5 रुपया बढ़ गया। तो आप समझिएगा ध्यान से दोस्तों, 5 मतलब कितना, 25% की दाम वृद्धि हो चुकी है।
25% की दाम में वृद्धि हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों 2 किलोग्राम चीनी नहीं लेने की वजह क्या है? 2 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, 2 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, 2 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा हमारे लिए? ओहो, कभी कभी क्या नहीं काम करता हो। 2 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? चीनी का नया मूल्य, नया मूल्य, तो आप क्या करेंगे? 200 का आप जितना वृद्धि हो चुकी, 25% वृद्धि हो चुकी है, तो 25% आप इसका निकाल दो, यानी कितना आ जाएगा? 50 रुपया। चीनी के दाम अगर मेरे पास 50 रुपया रहा होता, 50 रुपया रहा होता, तो मैं 2 किलोग्राम चीनी लेके जाता कि नहीं जाता? लेकिन 50 रुपया नहीं होने की वजह से मैं 2 किलोग्राम चीनी छोड़ के जा रहा हूँ। तो 2 किलोग्राम चीनी के दाम अगर 50 रुपया, तो 1 किलोग्राम चीनी के दाम कितना हो जाएगा? 50/2 मतलब 25 रुपया। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि चीनी का जो न्यू प्राइस होगा वह 25 रुपये, यह होगा एनपी। एनपी बोले तो न्यू प्राइस, नया मूल्य आपका यह हो जाएगा। आप देख पा रहे हो नया मूल्य है कि 25 रुपये की नहीं है? यह नया मूल्य 25 रुपया है। अगर आपसे यह कहता है कि इसका ओल्ड प्राइस ज्ञात करो, तो ओल्ड प्राइस कैसे निकालोगे मेरे साथियों? तो 25 रुपया, 25% वृद्धि हो चुकी है, तो 25% वृद्धि होने का मतलब क्या? 25% मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/4 होता है, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 5। ये 5 यूनिट का मान हमारे पास है दोस्तों, कितना? 25। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 20। यानी कि इसका ओल्ड प्राइस देखो 20 रुपया है कि नहीं? तो मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन बनाने से पहले एक स्ट्रक्चर माइंड में डेवलप कर लें। देखो यहां पर ओल्ड प्राइस आपका 20 रुपया, देखो 20 रुपया यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं न्यू प्राइस की बात करूं तो 25 रुपया आपको यहां पर दिख रहा होगा साथ में। अब रही बात ओल्ड कंजम्पशन और करंट कंजम्पशन, मतलब पुराना खपत और नया खपत निकालना है। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप निकालना चाहते हैं ओरिजिनल प्राइस में निकाल दिया, ओल्ड प्राइस निकाल दिया, लेकिन अब रही बात ओसी, ओसी मतलब ओल्ड कंजम्पशन, तो पहले भी 200 रुपया खर्च करते थे, लेकिन हम कितना खाते थे? 20 किलोग्राम या 20 रुपया के दर से, यानी कि 10 किलोग्राम खाते थे हम। देखो 10 किलोग्राम है कि नहीं यहाँ पर? अगर पूछेंगे न्यू कंजम्पशन तो यह कैसे निकालेंगे? तो 200 रुपया बटे में क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 8 किलोग्राम। दोस्तों क्वेश्चन पर अभी हम लेके नहीं चल रहे, पहले आपको एक डायग्राम मैंने क्रिएट किया। डायग्राम इधर दो, ध्यान से चलो। डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना पा रहे होंगे। पहले मेरा मतलब यह होता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करूं। तो उसके लिए मैंने बताया कि देखो जी, एक क्वेश्चन मैंने सामने क्रिएट किया कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मैं अगर 10 किलोग्राम चीनी खरीदता हूं तो कॉस्ट आएगा 200 रुपया आएगा, ठीक है मेरे साथियों। तो अगर मैं दाम वृद्धि कर दिया 25 की दर से, तो मैं 8 ही किलोग्राम चीनी खपत कर पाऊंगा 200 रुपया में। तो दाम में वृद्धि हुआ 25%, तो 2 किलोग्राम चीनी क्या हुआ हमारा? कम हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन कैसे क्रिएट करूंगा कि कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति चीनी की खपत में 25% वृद्धि होने की वजह से 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है 200 रुपया में अपेक्षाकृत, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो उसका पूछेगा ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, सबके सब आप निकाल सकते हैं। उसका पुराना कंजम्पशन, इसका न्यू कंजम्पशन, सबके सब निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिस आपका यही रहेगा। तो दोस्तों आप एग्जाम में इतना न करें, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बता रहा हूं, और यह रूल आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप शुरुआत से समझेंगे, शुरू से अंत तक। तो मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो चुकी है, 20% की वृद्धि हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति 300 रुपया में वह 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो एक बात बताइए कि 12 किलोग्राम चीनी का जो नया मूल्य होगा, चीनी का नया मूल्य क्या हो सकता है? 12 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या हो सकता है मेरे साथियों? तो आप बताना यहां पर क्या कि जो दाम बढ़ा हुआ है, दाम कितना बढ़ा हुआ है? 20%, कितना का? 300 का। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60 रुपया। अगर उसके पास 60 रुपया रहा होता तो 12 किलोग्राम चीनी वह लेके जाता। तो 12 किलोग्राम चीनी का दाम 60 रुपया, तो एक का दाम कितना हो जाए? 1 किलोग्राम का चीनी का दाम, 1 किलोग्राम चीनी का दाम 12/60 मतलब 5 रुपये। यही कहलाएगा हमारा क्या?
5 रुपया पर किलोग्राम। यह कहलाएगा दोस्तों हमारा क्या, न्यू प्राइस कहलाएगा। समझना सब बच्चे लोग, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कहलाएगा। लेकिन अब यह दाम जो हुआ है यह ओरिजिनल प्राइस को ही बोलते हैं हम लोग, क्या ओरिजिनल प्राइस। और यह न्यू प्राइस हमारा निकल गया 5 रुपया पर किलोग्राम, यह आंसर आ गया। अब निकालना मेरे को ओल्ड प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। ये कैसे निकालोगे आप, तो देखो दाम बढ़ने के बाद 20% दाम बढ़ चुका है, तो 20% मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, ये 6 का मान आपके पास है कितना, आपका 5 दाम बढ़ने के बाद। तो 6 का मान 5, तो हमसे पूछ रहा 5 का मान कितना होगा, तो 5/6 इंटू 5 कर देंगे, तो 25/6 मतलब 6 चौके 24, 1/4, इतना रुपया ना बाबू, इतना रुपया पर किलोग्राम। अर्थात इसका जो प्राइस होगा 4.1/6 मतलब 16/3%, मतलब लगभग आपका 16 रुपया पर किलोग्राम। इस प्रकार से यह कर सकते हैं, या आप इसका भी नोट कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, ओल्ड प्राइस, और यह कहलाएगा हमारा न्यू प्राइस। एक तरीका मैं आपको डेवलप कर रहा हूं कि 12 किलोग्राम चीनी नहीं ले जाने की वजह क्या है कि दाम उसका बढ़ गया था। दाम कितना बढ़ा हुआ है, तो 300 का 20% निकाल दो, 60 रुपया। अगर उस व्यक्ति के पास 60 रुपया होता तो चीनी लेकर चला जाता, लेकिन 60 रुपया नहीं होने की वजह से वो चीनी क्या करता, छोड़ कर जाता है। तो 12 किलोग्राम चीनी के दाम 60 रुपया, तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 5 रुपया, मतलब उसका न्यू प्राइस अभी मार्केट में 5 रुपया पर किलोग्राम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दाम पहले उसका कम रहा होगा। तो आप बताओ यहाँ पर कि 20%, अगर आप चाहो इसको ऐसे ही बनाने के लिए तो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, देखो ध्यान से, तो भी आपका सेम ही चीज आएगा। अगर आपसे यहाँ पर यह कहें कि 120%, ये 120% का मान हमारे पास क्या है मेरे साथियों, 5 है। क्योंकि दाम बढ़ने के बाद दाम बढ़ा है, अगर 20%, दाम अगर बढ़ा है 20% अगर, तो 120 हो जाएगा। 120 का मान 5, तो 100 का मान निकालेंगे, वह कहलाएगा आपका ओल्ड प्राइस। 5/120 इंटू 100, 20 25 100 और 20 6 120, 25/6 अर्थात कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1/6 रुपया पर किलोग्राम। यह कहलाएगा हमारा क्या, ओल्ड प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, यह लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, ओरिजिनल कंजम्पशंस और करंट कंजम्पशंस। तो ओसी मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन, यह कैसे निकालोगे आप। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, 300 रुपया हम पहले भी खर्च करते थे, अभी भी 300 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, तो 300 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, इस ओरिजिनल प्राइस से। तो 25/6 है, तो 6 चल जाएगा ऊपर, तो कटेगा कितने बार में, 12 बार में कटेगा, 12 6 72 किलोग्राम, यानी पहले हम लोग 72 किलोग्राम खपत करते थे। अब मैं निकालता हूं करंट कंजम्पशन, मतलब तत्काल खपत कितना हो रही है। तो अभी भी मैं 300 रुपया खर्च कर रहा हूं, लेकिन अभी का जो रेट है वह कितना है दोस्तों, 5 रुपया पर किलोग्राम। यह देखो 5 रुपया है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 रुपया, 60 किलोग्राम है ना, यह आंसर बनेगा। कोई डाउट किसी बच्चा को। ऐसे भी देखिएगा 72 में से अगर 12 में माइनस करूं, क्योंकि 12 किलोग्राम कम कर दिया है ना, तो 60 ही ना आएगा, 60 आंसर। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में इतना नहीं करें एक क्वेश्चन के लिए। देखो मेरा मकसद यही है कि क्वेश्चन में आपका डेवलप हो थिंकिंग कैपेसिटीज, इमेजिनेटिव स्किल, ये डेवलप करनी है मेरा मकसद। तो ये कैसे डेवलप करोगे, ये एक तरीका मैंने बताया जो कि आपका जीवन तरीका है, जो हर एक बच्चे को आना चाहिए। लेकिन आप एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इतना करेंगे तो समय आपका ज्यादा लग जाएगा। तो आप शॉर्ट में कैसे करोगे, आप वहां पर मैं लेके चलता हूं, शॉर्ट में ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट तरीका देखिएगा, 20% की वृद्धि हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था 20% मतलब आप जानते होंगे, क्या दिख रहा है सब बच्चों को, अच्छा नहीं दिख रहा है। 20% का मान होता है दोस्तों 1/5, बोलो हाँ या ना। और 1/5 मतलब प्लस में, कोई समस्या किसी बच्चे को, यह हो गया। अब मैं सिंबल यूज करूं यहां पर, तो 5 अभी कितना हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा -1/6। कोई समस्या किसी बच्चे को, यानी कि पहले वह 6 किलोग्राम खपत करता था, अब वह कितना करेगा खपत, 5 किलोग्राम करेगा। यह खपत को शो करता है, और यह एक्सपेंस रुपीज को शो करेगा, ठीक है, वो खपत को शो करेगा। अब हम पूछेंगे आपसे क्या पूछेंगे आपसे क्या, कि दोस्तों
इसका ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन ज्ञात करें। ओल्ड कंजम्पशन क्या है समझिएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में क्या कि द प्राइस ऑफ शुगर इज टू बी इंक्रीज बाई 20%। ये हो जाएगा दिस इज द फैमिली परचेज, क्या बोला, दिस हाँ ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 किलोग्राम मोर। यह तो देखो 1 किलोग्राम लेस, या 1 किलोग्राम यानी 1 यूनिट का मान क्या दिया है 12 किलोग्राम। ये दिखाई दे रहा है आपको, 1 यूनिट का मान क्या दिखाई दे रहा है 12। तो 6 का मान कितना आ जाएगा 12 छक 72 किलोग्राम, और 5 का मान कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि नीचे वाला वैल्यू क्या होगा हमेशा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल पूछेगा कंजम्पशंस, तो यह होगा हमारा ओरिजिनल कंजम्पशंस मतलब ओल्ड कंजम्पशंस, और यह जो निकलेगा 60 वह क्या लाएगा हमारा न्यू कंजम्पशंस, ये 60। तो आप देखो यहां पर मूल उपभोग मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम, करेंट कंजम्पशंस कितना हो जाएगा 72 किलोग्राम, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ओरिजिनल 72 है ना आपका, ओरिजिनल 72 किलोग्राम है, तो 72 किलोग्राम यहाँ कर दीजिए, और करंट कितना है दोस्तों आपका 60, यहाँ पर 60 किलोग्राम कर दीजिए। अब रही बात ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस पूछ रहा है, तो दोनों समझना। ओरिजिनल प्राइस अगर निकाल रहे मेरे साथियों तो पहले भी 300 रुपया खर्च करते थे हम, लेकिन कितना खपत करते थे हम लोग 72 किलोग्राम, तब 72 से डिवाइड कर दीजिए, 72 डिवाइड कर देंगे तो 12 छक 72 है ना, और 12 छक 72 12 से कटेगा, और यह कितना कटेगा 25 गुने 12, तो 25 गुने 6 मतलब कितना 4.1/6 रुपया पर किलोग्राम, यह इसका आंसर बनेगा। अगर पूछेगा न्यू प्राइस ज्ञात करें, न्यू प्राइस तो पहले भी हम 300 रुपये खर्च करते थे, लेकिन प्राइस कितना इसका कितना खपत करते थे 60 किलोग्राम, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए 5 रुपया, यानी कि करंट प्राइस यानी कि यह हो जाएगा हमारा 5 रुपया पर किलोग्राम, और ओरिजिनल प्राइस क्या होगा हमारा 4.1/6 रुपीज़ पर किलोग्राम। चारों के चारों आपके सामने एक ही डाटा से आ जाएगा आपका। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 200 रुपया में ना, सॉरी 300 रुपये, यहाँ पर 300 कर दीजिएगा, 300 रुपया में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, चीनी कम खरीदता है, कम खरीदी, बाकी सब निकालो। ये कोई समस्या है किसी बच्चों को यहाँ पर, कुछ तो बोलिए हाँ हो ना, बोल भी दो जरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, ये सेम चीज उसी प्रकार से है। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि 20% की डिक्रीज हो चुकी है, तो क्या समझेंगे इसको 1/5 डिक्रीज हो चुकी है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों 5 - 1 4 करेंगे, और यहां पर आ जाएगा +1, तो 4 अवे कितना हो जाएगा 5, तो यहां ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा। देखो वो बोलता है क्या, ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर, मतलब 1 यूनिट का मान हमारे पास क्या हो गया 20 किलोग्राम, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 100 किलोग्राम। अगर पूछेगा ओल्ड कंजम्पशंस तो 80, न्यू कंजम्पशंस तो 100, दैट्स ऑल। ओल्ड कंजम्पशंस कितना 80 किलोग्राम, करंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका 100 किलो, क्योंकि 20 किलोग्राम बढ़ा दिया खपत। अब रही बात प्राइस निकालने के लिए, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस, वेरी गुड। तो ओरिजिनल प्राइस देखो पहले पैसे कितना खर्च कर रहे थे 400 रुपया, तो 400 को डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, ओरिजिनल कंजम्पशन से डिवाइड कीजिए, कितना 80 से कितना आ जाएगा 5 रुपया पर किलोग्राम, ये इसका आंसर बनेगा। न्यू प्राइस अगर पूछेगा आपसे न्यू प्राइस, तो 400 से डिवाइड, 400 की डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 100 से, मुझे लगता है सब बच्चे समझ रहा होगा, 4 रुपया पर किलोग्राम आंसर। तो अगर आपसे पूछेगा न्यू प्राइस यानी करंट प्राइस तो 4 रुपया पर किलोग्राम, और ओरिजिनल प्राइस तो क्या हो जाएगा आपका 5 रुपये पर किलोग्राम। आपके सामने आंसर होगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको पूछेगा, परेशान करेगा, कैसे परेशान नहीं होना है, अगर आप थोड़ा सा समझ आते हैं फिर फटाफट बना लेंगे आप, ठीक है। या मेरा तरीका और जो मैंने दिया था आप उस पर ट्राई करो, आप वहां भी बना पाएंगे आप, ध्यान से देखना। यह बोलना कि 20 कितना बोला था 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है, चीनी का नया मूल्य
नया मूल्य, जो नहीं लेके जा पा रहा होगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि 20% बढ़ने की वजह से वह जो व्यक्ति है 20 ग्राम चीनी नहीं लेके जा पाता है, कितना में 400 में, तो 400 का निकालो कितना 20%, कितना हो जाएगा 80 रुपया। अगर 80 रुपया इसके पास होता तो 4 किलोग्राम चीनी लेके जाता। तो 20 किलोग्राम का दाम 80, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा 4 रुपया। यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूं कि यह हमारा निकल गया न्यू प्राइस, ऐसे कहना। अब यह दाम बढ़ने के बाद है या घटने के बाद है, तो दाम क्या है घटने के बाद है। तो 20% घटा है, तो 20 मतलब कितना 80%। 20 अगर घटा है तो कितना 80% के बराबर होगा, और 80% का मान अगर 4 है तो 100 का मान निकाल दीजिए आप। 4 बटे में 80 इंटू 100, 20 आ जाएगा, 20 बचे 100, मतलब 5 रुपया पर किलोग्राम। ये आप वैसे भी कर देंगे कि 20% अगर कम हुआ है तो 20 मतलब 1/5 है ना। और हमारे पास जो प्राइस है करंट वाला वह कितना है 4 है, 5 में से 4 का मान अगर 4 है तो 5 का मान कितना होगा 5, वही तो 5 निकला यहाँ पर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, बोलिए दोस्तों। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए आई थिंक, मुझे लगता है जहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिएगा, हाँ देखो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या, रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज पर किलोग्राम enable a man to purchase 4 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹16। यह कह रहा है आपसे कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस आपसे कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो देखो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि 16 रुपया मेरे पास पैसा था, लेकिन हम यहाँ पर कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ ₹2 पर किलोग्राम, 2 रुपीज पर किलोग्राम। चीनी के दाम में 2 रुपया घटने की वजह से, 2 रुपया घटने की वजह से एक व्यक्ति जो है 4 किलोग्राम चीनी क्या कर लेता है, ज्यादा खरीद लेता है ना। तो पूछा आपसे क्या कि ओरिजिनल प्राइस याद करें। दोस्तों आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास 16 रुपया है ना। 16 रुपया 2 जगह लेना पड़ेगा, एक जगह x है और एक जगह आपका x-2 है, और इन्हीं दोनों का अंतर जो है दोस्तों कितना आपका है 4 किलोग्राम। बस यही काम करना। आप पूछो भैया कैसे मैंने सोल्व किया, तो आप ये खुद जानते हो कि अगर रुपीस ऊपर है और नीचे अगर रेट है, जैसे मान लीजिए 500 है, ठीक है, और 1 किलोग्राम चीनी का दाम है 50 रुपया, तो आप खरीदो कितना आप 10 किलोग्राम, तो यह किलोग्राम में आएगा नहीं आएगा। रुपीस के ऊपर है और नीचे अगर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, 1 किलोग्राम का दाम अगर 50 रुपया है, ठीक है साथियों, और मेरे पास 500 रुपया है नहीं, तो यह बोल रहा है आपका क्या कि वह बोल रहा है क्वेश्चन में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पर जो निकलेगा वह कुछ इस प्रकार से आपको निकलेगा। इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ -2 इसलिए किया हूँ क्योंकि यह इससे क्या होगा बड़ा होगा, यह वैल्यू इससे क्या होगा दोस्तों बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x बार डिवाइड करना है और यहाँ पर x-2 बार डिवाइड करना है। मान के चलिए यहाँ पर 20 बार डिवाइड करना है और यहाँ पर 10 बार डिवाइड करना है, तो यह बड़ा होगा नहीं होगा। अगर यह 10 बार तो यह 8 बार, मतलब यह बड़ा होगा। आप समझिए ना, जैसे मान लीजिए 200 है, यह 200 है, यहाँ भी 200 है, यह मान लीजिए आपको 25 बार, यह मान लीजिए आपको 10 बार डिवाइड करना है और ये 8 बार डिवाइड करना है, तो ये 25 आएगा और यह कितना आएगा 10 आएगा, तो बड़ा यही ना होगा, ये 20 आएगा, बड़ा ये वाला होगा। तो छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा बड़ा आएगा। इस केस में हमें यह काम करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, समझ लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण आपको लाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा, 1 2 3 4, 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको पुट करेंगे और आंसर लाने का प्रयास करेंगे, है ना। कितना आएगा देखिए तो करके, जो भी आएगा आपको चेक करना होगा, और यह आएगा आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको जाने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों। कोई समस्या किसी बच्चे को है, जो भी आएगा आंसर आएगा। अगर आपको द्विघात में जाना होगा तो फिर आपको x-2 इंटू x करेंगे, और यहाँ पर आपको करना होगा आपका 16x 4 आएगा ना, और फिर आपको यहाँ पर करना होगा 16x-2। तो यह बड़ा पेचीदा होगा, ये थोड़ा आपका पेचीदा होगा। तो उससे बचने के लिए आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, इस ऑप्शन में से जो आपका सटीक बैठेगा आप उस पर काम कीजिए और आंसर लाइए। जब भी एग्जाम में अगर आपको
द्विघात लगे कि आ रहा, तो आप सिंपली आप उसका ऑप्शन पर चले जाओ। अगर मैं 4 बैठाता हूँ तो 16/4 - 2 मतलब 2 आ जाएगा, और 16 बटे यहाँ पर 4, तो देखो 2 8 16 8 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 8 - 4 4 सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा मूल प्राइस से क्या रहा होगा दोस्तों, 4 रुपया पर किलोग्राम रहा होगा। तो ऐसे ऑप्शन एग्जाम में दिखाई दे रहे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, ऑप्शन की सहायता आप लेंगे और जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह था सेशन हमारा, पिछले वाला जो बचा हुआ था क्वेश्चन मैंने उसको डिस्कस किया, और अभी मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं इसका अगला कॉन्सेप्ट में। थोड़ा सा वेट करेंगे, आप लाइन पर रहेंगे आप सब बच्चे। ये वाला है ना, बस जस्ट ए सेकेंड, खोल गया। तो परसेंटेज में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, ये सेकंड वीडियो मुझे यहाँ से बनानी थी, लेकिन थोड़ा सा वो वीडियो में आपका टाइम ज़्यादा लग गया सॉल्व करते में, तो मैंने सेकंड वीडियो में यहाँ से आपको स्टार्ट करने वाला था। समझिएगा, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा इस सेशन का, ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा। अभी तक जो भी हमने सीखा, देखो अगर आप इतना करके जाते हो ना एग्जाम में, तो इससे कहीं ज़्यादा आपको कुछ नहीं की आवश्यकता नहीं होगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से अंत तक उसको करके जाओ अच्छे से, एच एंड एवरी क्वेश्चन को, बस इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए है। चलिए अब यह क्वेश्चन का सेगमेंट यहाँ से बदलेंगे हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन का सेगमेंट को बदलेंगे। समझिएगा, ध्यान किधर है सब बच्चे लोग, इधर देखो, ध्यान थोड़ा ना, ध्यान थोड़ा इधर दीजिए। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाई 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड हो गया। टाइप देखो चेंज मैंने कर दिया, टाइप आपका यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है। यह कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% तक खर्च कर सकता है यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है। नाउ हिज इनकम इज टू बी इंक्रीज बाय 15%, और उसका व्यय 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव होगा। आइए समझिए, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास यह करूँगा कि यह हमारे लिए इनकम होगा, यह एक्सपेंडिचर हो गया, और यह हमारा मान लीजिए सेविंग हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर हम लोग बचाते हैं। 3 चीज़ों से गुजरना पड़ता है पूरे मानव जाति को। पहले कमाना है, अब कमाएगा ही नहीं और सोचेगा कि हम बचाएं, संभव है नहीं। पहले आपको कमाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर से गंवाना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहते हुए भी खर्च चूंकि तो करना ही पड़ेगा, और खर्च करने के बाद अगर कुछ बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर समझना, एक आदमी जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक बात बताओ कि 60% मतलब क्या होता है, 3/5। अगर वह 5 रुपया अगर वह कमाता होगा तो 3 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। इसका मतलब वह 2 रुपया क्या करता होगा, बचाता होगा। सिंपल से लॉजिक में, ठीक है मेरे साथियों। अब देखो इच्छा अनुसार इसको क्या कर लो आप, सुविधा अनुसार इसको आप 500 कर लो, इसको आप 300 कर लो, और इसको आप 200 कर लो। ऐसा क्या होगा, परसेंटेज निकालने में हमें थोड़ा आसानी महसूस होगी। अब कह रहा क्वेश्चन में क्या कि यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, 15% बढ़ गई, मतलब जहां 500 रुपए कमाता था उसमें 15% बढ़ा दीजिए, तो 500 का 15% कितना, 75। मतलब अब कितना कमाएगा वह, 575 रुपए कमाएगा। बोलो हाँ या ना। पहले अगर वह 500 रुपए कमाया करता था तो अब उसमें 15% की वृद्धि हो चुकी है, तो 500 का 15% कितना हो गया दोस्तों, 75। तो 75 बढ़ गया तो कितना हो गया, 575। उसका खर्च में उसका व्यय में 15% बढ़ जाता है, वृद्धि हो चुकी है, तो 15% बढ़ गया, मतलब क्या बोलेंगे, 45। तो 345 यहां पर कर देंगे। यहां भी 15% की वृद्धि हो चुकी है, और यहां भी 15% की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है साथियों। तो अब बताओ कि अब वह 575 कमा रहा, अब मतलब नाउ, यह हो गया नाउ, और यह हो गया बिफोर, यह हो गया बिफोर। पहले वो 500 रुपए कमाता था, 300 रुपए खर्च करता था, बचाता 200 रुपया था। लेकिन अब की बात क्या करता है कि 575 कमा रहा है, 345 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, माइनस कर लीजिए।
कितना आएगा, कितना आएगा, 330 आएगा, 230 आएगा, 230 आएगा। बहुत अच्छा, 230 आ गया। अब बताओ दोस्तों कि 200 रुपया वह पहले बचा था, अब कितना बचा रहा, 230 रुपया। तो वृद्धि कितनी हुई, 15। तो सॉरी यहाँ पर बढ़ा कितना आपका 30 रुपया, कितना से, 200 से। तो 100 से कितना, तो 2 बार में कटेगा, या कितना आ जाएगा, 15%। मतलब यहाँ वृद्धि कितना का हो जाएगा दोस्तों, 15% की वृद्धि हो चुकी है। यानी कि सेविंग में जो वृद्धि हो चुकी होगी वह कितना हो चुकी होगी, 15%। नोट कर लीजिए। 200 से 230, तो बढ़ा कितना, 30 रुपया, कितना से, 200 से। तो 100 से कितना, तो 2 बार में, और ये 15 से कट गया, 200/30। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि 15% की यहाँ पर वृद्धि हो चुकी होगी। आंसर्स। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत अच्छा। अगर आप चाहते हैं तो आप चाहो तो इतना भी नहीं करने की आवश्यकता पड़ता। अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो आप इतना लिखा पढ़ी वाला नहीं काम करते। सिंपली आप यहां पर देखते कि देखो जी 500 का 15% 75 आप लिख देते, 300 का 15% 45 लिख देते। तो यहां पर हम जीते 75 रुपया, हार गए 45 रुपया, आर दीपावली। जीते 75 रुपया, हार गए 45 रुपया। तो अल्टीमेटली जीत कितनी हुई, 30 रुपया। कितना लेकर बैठे थे, 200 रुपया। तो 200 रुपया यानी 30/200 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये सिंपली आपको प्रॉफिट निकल रहा है, मतलब आपका एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट होगा आपका। तो यह कटेगा दोस्तों 20 25 100 और 5 दिए 15%। आंसर आप ऐसे भी करके बनाएंगे तो आंसर आपका 100% आपका सही निकलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट में यह क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% तक खर्च कर सकता है। 15% दोस्तों वह क्या करता है, खर्च करता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, एक बार ट्राई करेंगे सब बच्चे फटाफट। थोड़ा पानी पीना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। गला सूखने लगता है ना। एक आदमी अपनी आय का 75% तक खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 20% तक बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करें। वही सेम चीजें हैं। तो आप क्या कीजिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और ये हो गया हमारा सेविंग। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। तो इनकम हमारे पास ये कह रहा है कि 75% वह खर्च करता है। तो 75% का मान क्या मेरे साथियों, 3/4। तो 4 रुपया अगर वह कमाता होगा तो 3 रुपया खर्च करता, बचाता कितना है, 1 रुपया। आप इसको 100 में कर लीजिए, ये 100, ये 100 और ये 100। सिंपल। परसेंटेज शुड नॉट बेचे, ध्यान रखना। अब उसकी आय में 20% बढ़ोतरी हो चुकी है। नाउ हिज इनकम इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो 400 का 20% मतलब 1/5, मतलब 80 रुपया। सॉरी कितना, 400 का अगर मैं निकालू 1/5 तो कितना निकलेगा, 80 रुपया। सही मैंने बोला, 80 रुपया आएगा। तो 400 कितना हो जाएगा, यह 80 रुपया हो जाएगा अगर 20% की वृद्धि करते हैं। उस केस में उसका व्यय 10% से बढ़ जाता है, 10% व्यय। तो 300 से कितना हो जाएगा, बहुत अच्छा, 330 हो जाएगा। तो 480 रुपये कमा रहे हैं, 330 रुपया खर्च कर रहे हैं, बचा कितना रहेंगे हम, बोलिए। 480 में से घटा दो कितना, 330, तो 150 आएगा क्या, 150 आएगा। तो ये तो सिंपल आपको दिख रहा है। 100 से 150 मतलब वृद्धि कितना, 50% का। 50% टिक लगाएंगे और आंसर आगे लाएंगे। प्लस क्या शो करेगा, वृद्धि को। 100 से अगर हमारा 150 हो रहा है तो बढ़ा कितना, 50 कितना से, 100 से। तो 100 से 100 कटेगा और ये हमारा आएगा 50% वृद्धि हो चुकी होगी। 50% की वृद्धि हो चुकी होगी मेरे साथी। आराम आराम से नोट करते हुए चलो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहां पर, एक व्यक्ति अपनी आय का, देखो अब यहां पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 8,550 रुपया कमाता है। 8,550 रुपया क्या करता है दोस्तों, वो कमाता है, इतना कमाता है और उसमें 57 रुपया खर्च करता है। तो 57 रुपया वह खर्च करता है और कमाता कितना, 8,550 रुपया। अब उसकी आय और व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे मत करना कि 8,550 का 19% निकालेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका 13% निकाल लेंगे, तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कहेंगे काम, जैसे मैंने यहाँ पर रखा दोस्तों सपोज इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर और यह हो गया सेविंग। आपके बच्चा यह कहेगा कि सर 8,550 रुपया वह कमा रहा है, 57 रुपया खर्च कर रहा है। अब इसमें से घटा के यहाँ पर लिखेगा। अब इसमें से आपको क्या करना, 19% वृद्धि करनी होगी, यहाँ पर 13% वृद्धि करनी होगी, 13% की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों ये देख लो ना कितना पेचीदा वाला काम है। इसका 19% निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर इसका 13% निकालना, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो यह काफ़ी आपको पजल कर देगा क्वेश्चंस को। तो थोड़ा सा आप अप्रोच लगाएं, है ना, रीजनिंग आप पढ़ते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाएं और जल्दी से काम करने का प्रयास करें। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि परसेंटेज शुड नॉट बी चेंज, परसेंटेज नहीं बदलना चाहिए। जैसे 2/5 का मान हमारा होता है 40%, अगर मैं 20/50 करूँ तो भी कितना होगा, 40% ही होगा। अगर मैं 2000 या 200/500 करूँ तो भी कितना हो जाएगा, 40% ही होगा। तो डेटा हमारा कुछ भी रहेगा, परसेंटेज नहीं बदलना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, तो हम क्या करेंगे इस केस में, आइए हम बात को समझाता हूं। समझिएगा, ये देखो जी आपके पास यह क्या करना है, यह इनकम हमारे पास है, यह क्या है हमारा इनकम है और यह क्या हमारा एक्सपेंडिचर है। ये ना बाबू, नीचे वाला वैल्यू को मैं रखा हूं इनकम, ऊपर में रखा हूं एक्सपेंडिचर। मतलब हम कमाए कितना, 8,550 रुपया, खर्च कितना किए हम, इतना। इसको स्मॉलेस्ट टर्म में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो छोटा कीजिए इसको, यह 0 से 0 चला जाएगा, 5 से दोनों कट रहा होगा। जो छोटा करो तो बाबू इसका कितना आएगा, 5 से कट करेंगे तो यह 114 बार पे कटेगा, यह 17×5 1 यह कटेगा, 19 × 6 14 है और 19 9 71, मतलब 2/3 आएगा। बोलो हाँ या ना, चूंकि 3 से कटेंगे 2 नीचे और 3 9 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि आपको इतना करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं थी। यह बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं कुछ पढ़े इसके बारे में, लेकिन आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका माइंड डेवलप हो चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, 3 रुपया हमने कमाया, 2 रुपया हमने खर्च किया, बचा कितना, 1 रुपया। पहले आपको एक रेशियो निकालना था, रेशियो अगर निकाल लेते हैं दोस्तों बस काम आपका आसान हो गया। अब यहाँ पर करो आप 300, यह आपका 200 और यह आपका 100। अब साथ ही साथ यह बताना, यदि उसकी आय और व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो चुकी है, तो अब बताना कि यहाँ पर अगर हम वृद्धि की बात करें 19%, तो 100 में अगर 19 तो 300 में कितना, 57, तो यह हो जाएगा हमारा 357 रुपया। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो 13% वृद्धि हो चुकी है, 13 दूनी कितना, 26, तो यह हो जाएगा 226 हो जाएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। यहाँ पर वृद्धि हुआ हमारा 19% का और यहाँ वृद्धि हुआ हमारा 13% का हुआ है। अब 357 में से अगर मैं घटाता हूं 226, कितना आएगा, 357 में से 7 - 6 1 आ गया, 5 - 2 3 आ जाएगा और 3 - 2 1, 131 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 100 में से अगर वृद्धि हो चुकी है 131 से बढ़ा कितना आपका, 31%, और यही तुम्हारा आंसर है, 31% की वृद्धि हो चुकी होगी। हमसे ये पूछा कि इसके बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी मेरे साथियों, तो आंसर शुड बी 31% इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह अब देखो, अभी मैंने जो डिस्कस किया वो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पर था, एक टाइप कवर हो गया।
अब मैं अगला क्वेश्चन ले आऊँ क्या पर, आपको देख पॉपुलेशन पर ले आऊँ, जनसंख्या पर बेस्ड। इससे क्या होगा, टाइप आपका धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा। कुछ टाइप पर काम करो आप, टाइप अगर काम कर लेते फिर क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन पा रहा होगा। इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज रखा हूँ और बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 16.32% की वृद्धि हो चुकी रहती है, 16.32% बढ़ जाती है, और फिर दूसरे वर्ष में 37.12% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में दोस्तों इतना परसेंट कमी आती है, मतलब घट जाती है। तो ये 3 वर्षों के बाद जनसंख्या दोस्तों इतना है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। VVI क्वेश्चन लगा दो, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये पूछता है ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाइयों आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर समझिएगा। आप मान लीजिए कि कोई शहर की जनसंख्या शुरुआत में x रही होगी, शुरुआत में जनसंख्या क्या रही होगी आपका, x रही होगी। x दिख रहा है कि नहीं, गुड, दिख रहा है, हाँ चलिए वेरी गुड, दिख रहा। ये देखना बहुत जरूरी है, बच्चे कहते हैं कि सर नहीं दिख रहा। देखो x मैंने मान लिया यहाँ पर, ये जनसंख्या रही होगी, ठीक है मेरे साथियों। पहले वर्ष में 16.2% की वृद्धि हो चुकी रहती है, 16.2%। इसका मतलब हर बच्चा जानता होगा कितना होता है, 1/6। यह वृद्धि हो चुका है, वृद्धि हो चुका मतलब बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 अगर पहले रहा होगा तो 6 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में यह जनसंख्या 37.1/2% बढ़ जाती है, 37.1/2%। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/8 बढ़ जाता है, मतलब 8 कितना हो जाए, 11/8 हो जाएगा। बढ़ेगा तो प्लस करना, कमी करना, कमी होगा तो माइनस करेंगे। तीसरे वर्ष में 57.1/7%, यह मुझे लगता है याद नहीं होगा। 57.1/7 का मतलब होता है दोस्तों 4/7%, 4/7 होता है। इसका मतलब याद होना चाहिए सब बच्चों को। तो कमी हो जाती है, तो 7 में घटाएंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 3/7। और इसके बाद जो जनसंख्या दी हुई है वह कितना है, 1,65,000। ये आपके पास है। यह आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको यकीन के साथ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको भी याद होगा, है ना। और याद जब तक नहीं है तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। आइए समझे यहां पर दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 7 से 7 चला जाएगा, है ना, और यह कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि x का जो मान आएगा यह 11 से कटेगा 15 बार में, तो 15,000 इंटू 8 दूनी के 16, तो 15 गुने 15 225 और 15 40, 240,000 कितना आ जाएगा, देखो तक करके कितना आता है, हाँ जी 2,40,000। यह उस शहर की जनसंख्या शुरुआत में रही होगी। 15 गुना 15 225 हो गया, फिर 15 जोड़ेंगे तो 240 बन जाएगा, उसमें अगर लगाएंगे 0 तो इतना आपका आंसर आएगा। तो देखो एक लाइन में आपका आंसर बनने वाला है। यह क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे आ गया, दैट्स ऑल। अगर ये तभी बन पाएगा जब थोड़ा परसेंटेज पर आपका काम किया हुआ, परसेंटेज आपने सीखा है बेसिक से। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। गुड, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहां तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक आदमी अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करता है। फिर वह 120 रुपया दान कर देता है और उसके पास अभी भी 1400 रुपया बच जाते हैं। तो पूछा उसकी आय ज्ञात करो। सेम चीज आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर सकते इंग्लिश में। तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों, मान लो यहाँ पर कि 100 रुपया वह व्यक्ति कमाता होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च कर दिया। 5% यात्रा पर खर्च किया, 5 मतलब क्या मेरे साथियों, 1/20। तो 20 रुपया में 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 19 रुपया। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, 19/20 करेंगे, ये कर देंगे। साथ ही साथ
बाकी का मतलब रेस्ट का 20% भोजन पर खर्च करता है। तो 20% मतलब क्या दोस्तों, 1/5। 20 मतलब क्या, 1/5। तो 1/5, 5 में से खर्च के बचा कितना आपके पास, जो बचा है उसमें से क्या कह रहा है, जो बचा उसमें से 120 रुपये दान दे दिया। 120 रुपये क्या किया दोस्तों, दान दे दिया। अभी भी उसके पास बचा कितना है, 1400 रुपया। आप 1400 यहां लिख दो, सिंपल। तो दोस्तों अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आप पाएंगे क्या, 4/20 मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यह हो जाएगा 19x बटे में 25 और 1400 प्लस 120 यानी कितना हो जाएगा 1520। तो 1952 से 8 में कटेगा तो x का मान 2500 बटे कितना 200 मतलब 2000। उसके पास जो अर्निंग होगी, कुल आय होगा वो कितना करा होगा, 2000 रुपया करा होगा। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चों का है यहाँ पर, नहीं बोलता है सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में। एक इलेक्ट्रॉनिक ठेकेदार के पास तार की निश्चित लंबाई है, 10% तार चोरी हो गया और से 70% बिक गया। वाह। तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि अभी भी उसके पास तार कितना बचा हुआ, 810 मीटर लंबाई इसका बचा हुआ है। तो अभी बचा हुआ तार क्या है, ये पूछा ना, अभी भी तार बचा हुआ। तो पूछा आपसे क्या, हाँ, an electronic contractor has certain length of wire, 10% wire has to be stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length, मतलब ओरिजिनल तार की लंबाई क्या थी, ये पूछा है। तो मान लीजिए ओरिजिनल तार की लंबाई क्या रही होगी, x रही होगी, बोलो ना जी। 10% तार चोरी हो गई तो बचा कितना, 90%। 90 मतलब कितना, 9/10 लिख दीजिए। शेष तार का मतलब रिमेनिंग का 70% बिक गया, तो 70 में से 100 में से 70 बिक गया तो बचा कितना 30%, और 30 मतलब कितना 3/10। और अभी उसके पास तार कितना बचा है दोस्तों, 810 मीटर। ठीक है, तो यह तो आपको देखने से कर जाए 9 27 और 27 81। तो x का मान 10 10 100 और 100 गुने 30 करो कितना आ जाएगा 3000। उस तार की लंबाई शुरुआत में क्या रही होगी आपका 3000 रही होगी। बहुत इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे दोस्तों, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, शेष 50% अंग्रेजी में और शेष 30% फ्रेंच में हैं और शेष इतनी किताबें क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो फिर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करिए, पूछा आपसे। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या आपको निकालनी है। तो फिर वही काम करेंगे मेरे साथियों, यहां पर समझिएगा। x मान लेता हूं कुल पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या x रही होगी। 20% किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं, 20% किताबें हिंदी में हैं, तो 20% किताबें हिंदी में हैं। ठीक है साथियों, 20% हिंदी में, तो बाकी क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट में होगा, है ना। तो 4/5 यहां कर देंगे। शेष का 50% अंग्रेजी में है, तो 50 मतलब क्या 1/2 मतलब बचेगा 1/2। फिर शेष का 30% फ्रेंच में है, 30 मतलब क्या 3/10, 10 में 3 बचा के 7/10, 7/10 कर दो यहां पर। और अभी भी उसके पास पुस्तकों जो संख्या है वह कितना है आपका 6300। देखो जब भी शेष करते जाएगा ना, शेष शेष शेष, तो रिमेनिंग आपको घटाते चल जाना है, वह आपका काम है। ध्यान से देखिएगा, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, तो बाकी 80% क्या होंगे अन्य सब्जेक्ट में होंगे। 80 मैंने कर दिया यहाँ पर। शेष का मतलब जो रिमेनिंग बचा उसका, शेष का 50% अंग्रेजी में है, तो शेष का आधा % जो होगा किसी और सब्जेक्ट में होगा, उसका 30% फ्रेंच में है, तो 20 का 30% तो बच्चा 70% और 70 का मतलब होता है 7/10। सोल्व कीजिए आंसर आइए, और यह आपका क्षेत्रीय भाषा में है, अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा यह। तो जो x का मान आ जाएगा 7 9 63 900। तो 900 गुने क्या करेंगे 25, तो 25 9 225, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 22,500। यह पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या रही होगी। फटाफट रफ करेंगे।
हो गया सबका बाबू, वेरी गुड। अब देखो यहां पर आप समझिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ले लिया मैंने क्वेश्चन मिक्सर पर बेस्ड, मिश्रण पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन को उठाया हूं दोस्तों। यह मिश्रण पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। मिश्रण पर नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो नमक 15% बन जाता है। तो प्रारंभिक समाधान खोजे, मतलब प्रारंभिक इनिशियल सॉल्यूशंस क्या था। इनिशियल सॉल्यूशंस क्या था मतलब इनिशियल क्या घोल कितनी थी, घोल कितनी थी, इनिशियल घोल कितनी थी। दोस्तों यहां समझिएगा, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। सॉल्ट आपके पास दिखाई देगा 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, नमक और पानी के घोल को 20% है, तो उसमें से 15% नमक बन जाता है, 15% नमक बन जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर क्या समझिएगा, देखो नमक की मात्रा एक ऐसी चीज है जिसको गर्म करने के बाद नमक की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको पता होगा, नमक की मात्रा एज इट रहती है। जैसे पानी अगर गर्म करते हैं और नमक डालते हैं, है ना दोस्तों, तो वाष्पीकृत होकर पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ सकती है, नमक की मात्रा एज इट इज रह जाती है पेंदी। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा, समझिएगा कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। मतलब अगर सॉल्ट की मात्रा अगर मैं निकालना चाहूँ तो 20 लीटर में से 5% हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो 20 बचे 100 मतलब कितना है, 5/5 मतलब करके कितना, 1 लीटर। एक मान लीजिए हमारा क्या है दोस्तों, सॉल्ट है, और बाकी का क्या हमारा वाटर है। अब यह कह रहा है कि यदि 20 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो नमक की मात्रा 15% हो जाता है, नमक की मात्रा 15% हो जाता है। तो पूछा आपसे क्या कि इनिशियल घोल ज्ञात करें, अच्छा वाष्पीकृत हो जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, यह क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन, क्योंकि शुरुआत वाला आपको नहीं मालूम है। ये इनिशियल घोल अगर 20 दिया होगा तब उस केस में मैं यह इसका इस्तेमाल करता, लेकिन इनिशियल घोल आपको दिया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसे समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए आप सॉल्ट और यहाँ मान लीजिए वाटर। शुरुआत में अगर कोई मिश्रण की मात्रा दे रखी है, उस केस में हम लोग अभी जो मैं बताया था उसका इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, लेकिन शुरुआत की मात्रा कुछ दिया ही हुआ नहीं। आप एक समान के बनाएं, उससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे समझिए। रेशियो पर नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। 5% मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 1/20। 20 में से अगर 1 हमारा सॉल्ट है तो 19 क्या हो जाएगा, वाटर होगा। बोला हाँ है ना। 20 में से अगर 1 सॉल्ट हुआ तो बचा क्या हमारे पास, 19 लीटर का वाटर रहा होगा। यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्पीकृत मतलब इवापोरेशन हो जाता है, तो नमक की मात्रा 15% बन जाती है। तो 15% मतलब होता 3/20। क्यों, 15/100 करोगे आप तो 5 से 5 से 15, 5 20 100, 3/20 ही ना आएगा। तो अब रही बात कि नमक हमारे पास 3 हो जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा, 17। अरे खुद देखो ना जी, 20 लीटर का कुल मात्रा है, तो 20 में से 3 अगर हमारे पास क्या हो गया, सॉल्ट, तो 17 क्या बचेगा हमारे पास, बोलो, वाटर बचेगा। अब आप खुद बताओ जी कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जब भी अगर हम नमक और पानी की घोल को अगर गर्म करते हैं तो पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ती है, अर्थात चेंजेज होता है, नमक की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह समझना ध्यान से। तो दोस्तों यहां पर यह समझना कि हमारे पास पहले मान लीजिए सॉल्ट 1 था, अभी 3 कैसे हो जाएगा, मैंने ये तो गर्म किया है, समझे मेरी बात को। तो नमक की मात्रा एज इट इज होनी चाहिए। उस केस में क्या करना होगा, हमें इसको बराबर करनी पड़ेगी। तो आप इसको बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर दो, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे। 3 से अगर यहाँ गुना करेंगे 3 से आपको यहाँ करना पड़ेगा, 1 से यहाँ पर तो 1 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। दोस्तों जब यह देखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 या 57, ये 57 आ जाएगा। अब यहाँ समझिए, यह आपके पास 3 हो गया और यह हमारे पास 17 हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब देखो दोनों जगह सॉल्ट सॉल्ट बराबर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पहले हमारे पास वाटर 57 लीटर था, अब कितना हो गया, तो कम कितना हुआ, हाँ जी 40 लीटर ना, 57 से 17 मतलब 40 लीटर कम हुआ। तो 40 लीटर कम हुआ मतलब 40 यूनिट का मान आपके पास दिया हुआ है। यह 40 यूनिट का मान अगर मैं बात करूं, 40 यूनिट का अगर मैं मान देखूं
40 यूनिट का मान, तो यही है कितना आपका दोस्तों 20 लीटर। तो 40 यूनिट का मान अगर 20 लीटर, तो एक का मान कितना हो जाएगा, बोलो जी 1/2 लीटर, कुछ तो बोलिए। अरे 40 यूनिट का मान अगर 20 लीटर, एक का मान कितना 1/2 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, 1/2 लीटर। हमसे पूछा है कि इनिशियल घोल, तो 57 और 3 कितना 60, ये दोनों का सम 60 होगा नहीं होगा, तो 60 को गुना करो कितना से 1/2, कितना बनेगा 30 लीटर, यानी कि शुरुआत में यहाँ पर 30 लीटर मात्रा होगा। अगर मैं लास्ट में निकालूं तो 17 और 3 कितना 20, 20 का निकालो 1/2, तो कितना आ जाएगा 10 लीटर। अब बताओ कि 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो 10 आएगा नहीं आएगा, अब इसलिए आ जाएगा। तो हमसे पूछा इसका प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 30 लीटर आ जाएगा। नोट कर लेंगे फटाफट सभी साथियों। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर? बाय द वे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ आपको और तरीका से, क्योंकि ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका मानेंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कि इसका इनिशियल घोल जो है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल सॉल्यूशंस आप मान लो x लीटर का है, तो सॉल्ट इसमें कितना है साथियों, x का 5% है, मतलब 5x बटा में 100 इन है। तो वाटर कितना है दोस्तों यहाँ पर, x का 95% है, मतलब 95 x बटा में 100, ये है, ये दिया हुआ है। कोई समस्या किसी बच्चों को है? अब ये बोल रहा है कि 20 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है, तो 20 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है दोस्तों। 20 लीटर क्या होता है वाष्पीकृत, ये पानी होता होगा, तो नमक की मात्रा कितना हो जाएगा 15%, 20 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 लीटर जो आप माइनस करेंगे ना, वह पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नमक की मात्रा आपका एज इट इज रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपको एक मान कर बनाएंगे तो फिर 2 इक्वेशन बनेगा और ये आपका काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। तो यहाँ में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको शुरुआत में किया ये चीज़ें आप उस पर काम करो। किधर गया आपका, अच्छा मैंने मिटा दिया था, हाँ रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड इसके लिए। और फिर आपको फिर निकालना पड़ेगा, माइनस यहाँ करना, दोनों तरफ इक्वेट करना पड़ेगा, फिर आपको पेचीदा बन जाएगा। और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको इतना समय वेस्ट करें, जहाँ जरूरत होगा मैं आपको बताऊँगा उसको लेकर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, समय बड़ा कम है, अब मैं चाहूँगा कि आपका समय का बचत कीजिए। देखो 12 लीटर मिश्रण एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, हम लोग को 40% बनाने के लिए कितना लीटर पानी निकालना चाहिए, निकाला जाना चाहिए। तो सेम चीज़ है, यहाँ समझिएगा, एसिड एंड वाटर, यहाँ पर कर दो एसिड। देखो समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी से मैं कवर करो इस चीज़ को। अगर उतना समय होता तो मैं आपको डिफाइन करता पूरा तरीके से, तो समय ज़्यादा लगेगा उसको एक क्वेश्चन पर। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा शॉर्ट में बनाओ। तो एसिड एंड वाटर, यहाँ पर देखो 30% एसिड है, तो एसिड अगर 30% है मेरे साथियों, 30% मतलब कितना 3/10, तो 10 में से अगर 3 एसिड हो गया तो 7 क्या हो जाएगा वाटर, हाँ या ना। अम्ल को हमें 40% बनाना है, 40% अम्लों को बनाना है, 40 मतलब कितना 2/5, तो 5 में से अगर 2 हमारा एसिड होगा, 3 क्या हो जाएगा, बोलो जी वाटर हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, कितना लीटर पानी निकाला जाना चाहिए, मतलब पानी को निकाल रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, एसिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एसिड शुरुआत में कितना था 3, तो अभी भी कितना है यहाँ पर 2, तो इसको बराबर करो, 2 से यहाँ पर और 3 से यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 है, 3 से गुना। ये तब करना, पहले ध्यान रखना कि क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है। तो कितना लीटर पानी निकाला जाना चाहिए, तो पानी निकालने की बात कर रहा था, पानी निकालेगा तो पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। जो एसिड है एज इट इज, एसिड जो शुरू में रहेगा लास्ट में वही रहेगा एसिड। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से काम को करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास 14 बनेगा। यह क्या बनेगा हमारे पास 6, और ये हमारे पास 9 बनेगा। तो अब देखो दोनों जगह एसिड बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों जगह एसिड क्या हो गया दोस्तों बराबर हो गया। लेकिन हमारे पास वाटर कितना था 14, अब कितना हो गया 9, तो कम कितना हुआ 5। इसी 5 यूनिट का मान तो आपको दिया हुआ है, अच्छा 5 यूनिट का मान नहीं दिया हुआ है, ये तो निकालना है कितना लीटर निकाला जाना चाहिए, ये निकालना है आपको। शुरुआत वाला दिया हुआ है 12 लीटर मिश्रण एसिड और पानी के मिश्रण में, मतलब 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, और 20 यूनिट का मान अगर आपके पास कितना है 12, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 12/20, 4 से कट करिए, 4 × 12, 4 × 5 20, मतलब 3/5, यह 1 का मान हो गया।
तो हमें 5 का मान निकालना है, तो 5 गुने करो 3/5 काटे कितना आ जाएगा 5 यानी कि 3। यहाँ पर आ जाएगा आंसर कितना 3 लीटर आपको निकालना पड़ेगा। समझिए सब बच्चे ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर। बस एसिड को बराबर करना था। यहाँ पर आपका हो गया कितना, आपका 6, यहाँ पर 6, यहाँ 14, यहाँ पर 9 हो गया, अंतर कितना 5 का, ये 5 का मान निकालना था। तो शुरुआत वाला दिया हुआ कि 12 लीटर शुरुआत में है, तो 14 6 20, 20 का मान अगर 12 तो 1 का मान 3/5, 3/5 से गुना करो 5 में कितना आ जाएगा 3 लीटर, और 3 लीटर ही आपका सही आंसर कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों का है यहाँ पर? आगे बढ़े। समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आगे बढ़ना पड़ रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा यहाँ पर नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक तरबूज में 90% पानी होता है। मैं सिर्फ एक ही रूल कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर 90% पानी होता है, उसमें कुछ समय बाद केवल 12% पानी रह जाता है। यदि अब इसका वजन 50 किलोग्राम हो जाता है तो मूल वजन की गणना करें। मूल वजन मतलब इनिशियल वेट आपको निकालना है साथियों। ये कैसे निकालोगे आप सब बच्चे? ध्यान से देखिएगा, 90% अगर पानी है तो बाकी क्या होगा, पल्प, इसको पल्प बोलते हैं, और यह हो गया आपका वाटर। जैसे तरबूज अगर आप खाते होंगे, तरबूज के अगर आप काटेंगे बीज से तो देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर क्या कि एक आपका बाहरी आवरण होता है, जिसको हरा वाला पार्ट जो होता है, और हम रेड वाला पार्ट जो खाते हैं, पानी वाला भाग, वह खाते हैं, और बाकी पार्ट को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इन है बच्ची बोल रही भुजिया बना खाते हैं। तरबूज का जो पार्ट होता है इस प्रकार से देखे होंगे आप, यह जो पार्ट होता है हम लोग, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है रेड कलर का, उसे हम लोग खाते हैं, और बाकी जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं हम लोग पल्प बोलते हैं, बाहरी आवरण बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, छिलका जिसको हिंदी में बोलते हैं, छिलका रोटी नहीं ना, सिर्फ छिलका। तो यहाँ पर छिलका हो गया, यह पल्प, और यह वाटर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि 90% पानी है, तो 90% मतलब कितना 9/10, तो 10 में से अगर 9 लीटर अगर पानी हो गया तो एक क्या हो जाएगा, इसका पल्प होगा। बोलो हाँ या ना। अब कुछ समय बाद केवल 12% पानी रह जाता है, मतलब फिर सूख गया। कोई भी चीज को अगर, फ्रेश फ्रूट को अगर धूप में छोड़ दोगे तो बन जाएगा क्या, ड्राई फ्रूट, मतलब सूखा फल बन जाएगा। तो क्या होता है, पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ जाती है, पानी की मात्रा सूख जाती है उसमें दोस्तों। तो 12% में तो दोस्तों कितना होता है, 3 × 12 25 के 100, 3/25 होता है। तो 25 में अगर 3 लीटर अगर हमारे पास यह होगा तो 22 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। बस यही बात को समझाना चाह रहे थे आपको, बस इतनी सी बात खाली कर लो आप। शुरू में देखो ध्यान से, एक तरबूज में 90% पानी होता है, 9/10, 10 में से अगर 9 पानी तो 1 लीटर क्या होगा, मेरा पल्प का वजन होगा। कुछ समय बाद सूखने के बाद उसमें जो दोस्तों दिया हुआ 12% पानी रह जाता है। 12% मतलब 3/25, 25 में से अगर 3 हमारे पास वाटर, तो बाकी क्या होगा, हमारे पास पल्प होगा। और मैंने पहले ही बोला था आपको कि पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ती है, जो ठोस पदार्थ होता है पल्प, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पल्प की मात्रा को इक्वेट करो। यहाँ पर अगर 1 है और नीचे अगर 22 है तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, यहाँ 22 से गुना करेंगे, तो 22 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और 1 है तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पाएंगे 22 और यहाँ पर पाएंगे 198। यह देखेंगे ये आपका 22 हो गया और यह 3 आ गया। अब देखो ध्यान से दोस्तों कि हमें निकालना क्या, मूल वजन निकालना है, मूल वजन निकालना है। अब इसका वजन, अब मतलब अभी, नाउ, यह इसका शुरुआत में था पहले, और अब इसका यह हो गया। तो 22 और 3 25, 25 यूनिट का मान आपके पास दिखाई दे रहा है, कितना आपका 50 किलोग्राम। 25 का मान 50 किलोग्राम, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बोलो जी 2 किलोग्राम। 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा। और 1 का मान अगर 2 हुआ तो हमसे पूछा इसका मूल वजन ज्ञात करो, मतलब पूरा शुरुआत में कितना वजन था। तो 198 और 22 दोनों को जोड़ दीजिए, 198 और 2 220 हो जाएगा। तो 220 को गुना किससे करेंगे हम लोग, 2 से, तो 440 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करते चलेंगे। यानी सोचो एक बड़ा सा तरबूज रहा होगा, 440 किलोग्राम का वजन रहा होगा। तो देखो इसमें अब ये नहीं सोचना है कि इतना बड़ा तरबूज हो ही नहीं सकता, यह क्वेश्चन है, कुछ भी संभव है, बस आपको गणना करना है, आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। इन दोनों को मैंने जोड़ा 220 होगा, 220 गुना 2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 440 किलोग्राम। दैट इज राइट आंसर। तो जो भी चीजें हैं आपके सामने दिख रहे होंगे यहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इसको नोट भी कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे कुछ ना कुछ। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है यह। अब मैं चाहता हूं कि आप सही बच्चे इस क्वेश्चन को अब बनाएंगे तो बनेगा आपसे। क्या बनेगा सब बच्चों से? देखो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर क्या, मैं बार रिपीट करता हूँ, 96% पानी है तो यहाँ पर देखो पल्प कर दो और यहाँ पर कर दिया हम वाटर कर दिए, तो पल्प हमारे पास 96% मतलब 24/25 हो जाएगा दोस्तों यह। तो 25 में से अगर हमारे पास 24 लीटर अगर पानी है तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 96% पानी होता है, कुछ समय के बाद यह 95% रह जाता है। 95% मतलब क्या, 19/20 मतलब 19/95 20/100। तो 20 में से अगर यह 19 है तो यह कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कुछ समय बाद पानी 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो अब देखो बराबर करने की आवश्यकता है क्या, पल्प देखो ऑलरेडी बराबर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना था, बस 24 × 1 25, ये 25 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है, कितना 20, 25 का मान आपको कितना दिखाई दे रहा है, 20 किलोग्राम। तो एक का मान कितना होगा, 20/25 4/5। तो हमसे पूछ रहा है तरबूज का वर्तमान बोले तो ये वाला, तो ये 20 यूनिट निकालना था, 20 तो 25 का मान 20, तो एक का मान कितना 20/25। बोलो हाँ या ना। तो 20/25 कर देंगे, 25 का मान अगर 20 तो एक का मान 20/25। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20 यानी 4 × 4 = 16 किलोग्राम। यानी वर्तमान वजन कितना रहा होगा इसका, 16 किलोग्राम रहा होगा। ये 20/25 है। नोट कीजिए फटाफट दोस्तों, समय नहीं है, थोड़ा कम समय है और मैं चाहूंगा कि फटाफट इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए यह सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, मैं यह क्वेश्चन आपके लिए स्किप करता हूं। यह क्वेश्चन बनाना अच्छे से, और मैं चाहूंगा कि आप यह क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर क्या आएगा। यह क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है ना। क्या बनेगा सब बच्चों से? नहीं बोल रहा है सर, कुछ तो बोल दीजिए। बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर 68% पानी है, तो यहाँ पर आप कर दो पल्प, ताजे फल में पानी, यहाँ पर कर दो पल्प और यह कर दो वाटर। मैं थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। 68% मतलब क्या होगा दोस्तों, 17/25। तो 25 में 17 अगर यह वाटर हो गया तो 8 क्या होगा हमारे पास, पल्प हो जाएगा। सूखे फल में से 20% पानी रह जाता है। सूखे फल में 20 मतलब क्या, 1/5। 1/5 मतलब 5 में से अगर एक अगर है तो यह कितना हो जाएगा, 4 पानी रह जाता है। मतलब सूखे फल में 20% पानी रह जाता है, मतलब 5 में से अगर एक पानी होगा तो बचा कितना, 4 आपका पल्प हो गया। तो पूछा कि 75 किलोग्राम अगर ताजे फल आपको देंगे हम, तो मेवे कितने बना सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट कितने बना सकते हैं। लिखा हुआ ड्राई फ्रूट्स, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब अगर 75 किलोग्राम अंगूर देंगे आपको तो कितना किलोग्राम हमें किशमिश बनाकर देंगे। बात समझे मेरी बात को, ये चीज आपको कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ 2 से, यहाँ पर 2 से, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारे पास 8, ये आपका 17 हो गया। यहाँ गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास 2। तो अब देखो हमें ये कह रहा है कि 75 ग्राम ताजे फल देंगे आपको, तो 17 कितना 25, ये 25 का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना 75। तो एक का मान कितना 3 किलोग्राम, एक का मान 3। तो पूछा आपको कितने किलोग्राम सूखे फल, मतलब यह फ्रेश फ्रूट था हमारे पास, फ्रेश, तो यह क्या हो जाएगा ड्राई फ्रूट। तो 8 और 2 16, सॉरी 8 और 2 10 नहीं, जो 16 बोलता था चलो 8 और 2 10 और 10 गुने करेंगे कितना 3, तो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। यानी कि इस आधार पर अगर मैं कहूँ अगर आपको कि अगर 75 किलोग्राम अगर मैं आपको किशमिश देता हूँ तो आप मुझे 30 किलोग्राम देंगे, क्या सॉरी किशमिश नहीं अंगूर देंगे, 30 किलोग्राम क्या देंगे मेरे को किशमिश अर्थात ड्राई फ्रूट देंगे। देखो बबीता जी हंस रही हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। फटाफट कुछ क्वेश्चन रह गया है, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ दोस्तों। कितना और क्वेश्चन है बाबू, देखते हैं। 77 ना, ये रह गया है ना। अच्छा, एक क्लास और चाहिए होगा ना आपको, एक क्लास और चाहिए होगा आपको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अच्छा चलो एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, मैं फिर छोड़ता हूँ आपको ना, बस एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और समय चूँकि ज़्यादा हो चुका है तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा परेशान ना करूँ। तो ये हमारा आपका मिश्रण पर बेस्ड ऐसे प्रश्न रहेगा, आपको ऐसे काम करेंगे। लेकिन दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मुझे यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, और हमारा जो कुछ क्वेश्चन रह गया है मैं चाहूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हुए, तो मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ आपको कि दोस्तों जितना जल्दी वो कवर कर लो। लेकिन मेरी प्रयास ये भी होती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं कर पा रहा। मैं भी चाहता हूँ कि आखिर मैं जो बता रहा हूँ आखिर बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक देने के चक्कर में रह जाता हूँ। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है मेरे को, क्वेश्चन के साथ मुझे डिस्कस करना पड़ता है कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली आप एग्जाम अकेले ही जाओगे। तो अगर आप समझ नहीं जाओगे तो मेरा बनाने से सॉल्व करने से आपको हेल्प नहीं होने वाला है। तो मेरी पूरी प्रयास रहती है कि आप से बने क्वेश्चन, इसलिए मैं चाहता हूं कि आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूं और समझा के क्वेश्चन को डिस्कस करूं। इसकी वजह से मेरी क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या जो भी रही होगी ऊपर नीचे होती रहती है। तो यह जो हमारा क्वेश्चन होगा मैं अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगा। यह क्वेश्चन का नंबर है, आपको जो भी रहा होगा देख लीजिए। पेट्रोल की कीमत में इतना % वृद्धि हो गई है, इतना घट गया, ये सारी चीज़ मैं अगली क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ मैं एक क्लास और दूंगा आपको परसेंटेज पर, तब जाकर परसेंटेज आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, है ना, और मन लगा कर पढ़ते रहिए। मैं चाहूँगा कि आपकी सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।